और चलिए अब बात करते हैं खालिस्तानियों के साथी जस्टिन ट्रूडो की। उनकी भारत विरोधी नीतियों के चलते भारत सरकार ने उन्हें करारा जवाब दिया है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का जो एजेंडा है वो भारत सरकार के विरोध में ही रहा है, और यही वजह है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। और इसका खामियाजा जस्टिन ट्रूडो को कनाडा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा, भारत का कनाडा पर तीखा हमला। भारत कनाडा के संबंध सबसे बुरे दौर में है। नेटजर केस को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहले भी भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, लेकिन बीते सोमवार को उसने सीधे भारतीय उच्चायुक्त पर आरोप मढ़ दिए। यही नहीं, वो भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों से पूछताछ करना चाहता था। Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की हिम्मत तो देखिए। वो भारत को पत्र लिखते हैं और कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों पर वहां अशांति फैलाने के बेतुके आरोप लगाते हैं। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए भारत में मौजूद 6 टॉप लेवल के कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत की कूटनीति के आगे ट्रूडो फिर से बौने साबित हुए। मोदी सरकार के सख्त तेवर के आगे ट्रूडो के सारे दावे धरे के धरे रह गए। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो को आईना दिखाया। विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा, अलगाववाद को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार रखता है। प्रधानमंत्री ट्रूडो के भारत के लिए बैरपूर्ण स्वभाव लंबे समय से साफ दिख रहे हैं। 2018 में भारत का दौरा किया, जिसका मकसद वोट बैंक को साधना था, लेकिन ये उन्हें असहज करने वाली बात साबित हुई। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के रिश्ते में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, ट्रूडो की सरकार अपनी राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर घरेलू जांच का सामना कर रही है। ऐसे में वो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करने में लगे हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो सरकार का एजेंडा हमेशा से विरोध कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलकर ट्रूडो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन भारत की कूटनीति के सामने तेवर नरम पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से चलकर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की देर रात 12:30 बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डायवर्ट। प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इधर गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। कब्जे से चोरी की एक बाइक और एक तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर में साइबर जालसाजी का बड़ा खेल आया सामने। शेयर बाजार में दोगुने मुनाफा कमाने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिरों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर 50 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट। एक ही समुदाय के 2 पक्षों। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। रिपब्लिक भारत की कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। और आइए, गुड मॉर्निंग भारत में तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और वो बड़ी खबरें क्या है, चलिए वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए जल्दी से बता देते हैं। वो बड़ी खबरें देखें। आज जहां कश्मीर में शपथ ग्रहण का समारोह होगा, उमर अब्दुल्ला
शपथ ग्रहण करेंगे तो वहीं सैनी को मिल सकती है कमान हरियाणा की। इस पर अभी मुहर लगना बाकी है। तो वहीं एससीओ में भारत की यहां पर देखा जा रहा है कि पाक में विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं। भारत की धाक सुनाई दे रही है और अब देखा जा रहा है खूब जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में है योगी सरकार। हिंसा खत्म और अभी भी तनाव बरकरार है देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र पर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। दहशत फैलाना मकसद है क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक मर्डर को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए जंग जोरदार होगी क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच ठनी हुई है लगातार। तो वहीं पाक चीन का षड्यंत्र भी सुनाई दे रहा है। और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा विधायक दल की आज बैठक होनी है जिसमें नायब सिंह सैनी के नाम पर लग सकती है मोहर। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह को बनाया गया। अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग सकती है। आज हरियाणा में बीजेपी की बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है और मुख्यमंत्री के नाम पर आज मोहर लग सकती है। विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना जा सकता है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह की बैठक में लग सकती है नायब सैनी के नाम पर मोहर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा विधायक दल की बैठक और उस बैठक में नेता का चुनाव होगा। नायब सिंह सैनी के नाम पर लग सकती है मोहर। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह को बनाया गया है और इसी कड़ी में आपको बता दें अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना जा सकता है। और बड़ी खबर है कि कल हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग सकते हैं। लेकिन आपको बता दें हरियाणा के नए सीएम कल शपथ लेंगे। दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने यही शपथ ली थी और अब जब एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में वापसी कर रही है बीजेपी, तो शपथ ग्रहण समारोह कल होगा दशहरा ग्राउंड में, जहां पर 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली थी। उसी जगह पर हरियाणा का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। और बड़ी जानकारी है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग सकती है। आज विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और उस विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। तो फिलहाल आपने सुना कि हरियाणा में क्या कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उमर अब्दुल्ला 10 साल बाद देखिए जहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है तो सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। और आखिरकार 10 साल बाद नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करेंगे और श्रीनगर में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। वहीं उमर कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। 9 मंत्री उनके 7 पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री, जम्मू से 3 से 4 मंत्री, 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को एक कैबिनेट पद दिया जाएगा। तो फिलहाल उमर कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। 9 मंत्री होंगे जो कुल मिलाकर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें कि आपको बताते चले कि हर एक क्षेत्र से हर एक मंत्री हो गया, यानी कि कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री होंगे, तो वहीं 2 से 3 मंत्री जम्मू क्षेत्र से होंगे और वहीं 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 10 साल बाद नई सरकार शपथ लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ रहेगा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूबे की नई सरकार आज शपथ ग्रहण करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी किया था। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब करीब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों से मिले समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी और सरकार बनाने के लिए 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री आज शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से भी 4 से 5 मंत्री होंगे। जम्मू संभाग से भी 3-4 मंत्री होंगे। 2-3 हिंदुओं को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है। जम्मू क्षेत्र के 1-2 निर्दलियों को एनसी कोटे से कैबिनेट पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। अकेली महिला मंत्री भी होंगी उमर की कैबिनेट का हिस्सा। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आप और सीपीआईएम को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। आज उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण करके कामकाज शुरू कर सकती है। बीजेपी ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। कि अच्छी बात है, बहुमत उनको मिला है और उसी आधार पर नई सरकार बनेगी और 10 साल बाद लोकतंत्र लगभग 6-6.5 वर्ष बाद 2018 में 19 जून को जब ये सरकार का समर्थन वापस हुआ था, तब से सरकार नहीं थी। तो 6-6.5 साल बाद सरकार बन रही है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने से जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। टेक्निकल खामियों के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। मुंबई से दिल्ली आ रहा था ये विमान। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी आपको बताते चले कि करानी पड़ी है इमरजेंसी लैंडिंग। तो अचानक से बताया जा रहा है तकनीकी खामी के चलते ये फैसला लिया पायलट्स ने और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फ्लाइट में अचानक से तकनीकी खामी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। और एक बार फिर से देखिए ये खबर सामने आई है जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और यात्री लगातार परेशान नजर आए, क्योंकि जो बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, क्योंकि मुंबई से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट आ रही थी और अचानक से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट रोकनी पड़ी टेक्निकल कारण के चलते। परिश्रम से बनाई पहचान, पत्रकारिता की शान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।